हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में बेस्टिल डे समारोह में सम्मानित अतिथि के तौर पर हुए शामिल। भारतीय सेना के तीनों दस्तों ने फ्रांस की सेना के साथ किया कदम ताल। सारे जहां से अच्छा की धुन पर हुआ मार्च। राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास में लिया हिस्सा। चंद्रयान 3 का हुआ सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर हुआ प्रक्षेपण। वांछित कक्षा में सटीक रूप से किया गया स्थापित। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसरो को दी बधाई। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन राजघाट और आईटीओ तक पहुंचा पानी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 14 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े मेगा कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। कहा, कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन को भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत बताते हुए कहा कि जीडीपी में इन क्षेत्रों का बड़ा योगदान। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर में गिरावट दर्ज। जून महीने में थोक महंगाई दर घटकर 4.12% पर। थोक महंगाई दर 3 साल के निचले स्तर पर। और कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में भारत की पकड़ हुई मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने लिए 162 रन की बढ़त। स्कोर 2 विकेट पर 312 रन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस में बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर सम्मानित अतिथि के तौर पर पीएम मोदी परेड देखने के लिए शामिल हुए। बेस्टिल डे में परेड में तीनों भारतीय सेनाओं की 269 सदस्यीय टुकड़ी भी मार्चिंग दल का हिस्सा बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए फ्रांस के सैनिकों के अलावा भारतीय दल से मुलाकात की। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे।
और परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पेरिस के शॉन्जलीजे में बैस्टिल डे परेड के लिए पहुंचने पर गर्मजोशी से गले मिले। बैस्टिल डे परेड में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ी ने भाग लिया। शॉन्जलीजे के सामने भारतीय सैनिकों के जत्था सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च किया। सारे जहां से अच्छा गीत भारतीयों में देशभक्ति की भावना भरने का काम करती है। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट ने पेरिस में बैस्टिल डे परेड के दौरान शॉन्जलीजे के सामने मार्च किया। दल का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप ने किया। बैस्टिल डे परेड के दौरान राफेल लड़ाकू विमान ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। फ्रांस में निर्मित ये विमान भारतीय वायुसेना का भी हिस्सा है। फ्रांस की वायुसेना के एक्रोबैटिक फ्लाइंग टीम ने इस दौरान पेट्रो दी फ्रांस की प्रस्तुति दी। बैस्टिल डे परेड शुरू होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में बैस्टिल डे परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान परेड देखने के लिए एकत्रित हुए लोगों का अभिवादन किया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का आयोजन स्थल पहुंचने पर फ्रांस के प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोन और सेना के अन्य प्रमुखों ने उनकी अगवानी की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को बैस्टिल डे परेड शुरू होने से पहले सलामी दी गई।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट कर बैस्टिल डे परेड में शामिल भारतीय सैनिक का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर लड़ने वाली सेना को याद किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इस 14 जुलाई को भारत के सैनिक और रफाल लड़ाकू विमान हमारे सैनिकों के साथ परेड में शामिल हैं। हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर लड़े थे। हम कभी नहीं भूलेंगे। और आइए अब आपको दिखाते हैं बैस्टिल डे परेड की कुछ और झलकियां। बैस्टिल डे परेड में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष येन ब्रॉन पिवेट से मुलाकात की। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस 8:30 बजे एलएसी पैलेस में पारंपरिक स्वागत होगा। इसके बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके बाद प्रेस वार्ता की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 10:30 बजे भारत फ्रांस सीईओ फोरम की बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद आज मध्य रात्रि प्रधानमंत्री मोदी लूव म्यूजियम का दौरा करेंगे, जहां वे रात्रि भोज में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एफिल टावर पर होने वाली आतिशबाजी का नजारा देखेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल निजी रात्रि भोज के दौरान उपहार दिए। पीएम मोदी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की एक दुर्लभ तस्वीर की प्रति भेंट की। ये तस्वीर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के साथ यूरोप में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की सैन्य परेड के दौरान शॉज़-एलीज़े पर मेयोरिस समाचार एजेंसी के एक फोटो रिपोर्टर ने ली थी। फोटो की मूल प्रति अभी भी फ्रांस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है। पीएम मोदी को शार्लेमेन चेसमैन का पुनरुत्पादित संस्करण भी गिफ्ट किया गया है, जो शतरंज के खेल की भारतीय उत्पत्ति और भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लंबे इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांसीसी कुछ प्रसिद्ध और ऐतिहासिक कृतियां भी भेंट की गई हैं। इसमें लेक टेम्स रेट्रूवे, टाइम रेगेंट, बिब्लियोथेक डेला प्लिएड और मार्सेल प्राउस्ट की एला रिचर्ज टू टेम्प्स पेडू की अंग्रेजी प्रति शामिल है। और आइए अब बात करते हैं भारत के मिशन चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण से जुड़ी हुई। इसरो ने देश को गौरवान्वित करते हुए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रक्षेपण यान से उपग्रह के सफलतापूर्वक अलग होने की जानकारी दी और इसके सफल प्रक्षेपण पर खुशी जाहिर की। 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करते हुए यह आने वाले हफ्तों में चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैस है। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के वांछित कक्षा में स्थापित होने की घोषणा करते हुए इसकी आगामी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 किलोमीटर। वीरा मुथुवेल ने भी सफलतापूर्वक लॉन्च की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी धन्यवाद दिया। Very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. इस अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस बेहद खास मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो और देश को चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च पर बधाई दी। It is indeed a moment of glory for India. Thank you, Team ISRO, for making India proud. Thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. Here we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित करते हुए चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसरो टीम और वे सभी लोग जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए अथक परिश्रम किया, उनको हार्दिक बधाई। ये अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति के प्रति देश की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चंद्र मिशन की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। चंद्रयान 3 ने हर भारतीय के सपने को, आकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी चंद्रयान 3 की प्रक्षेपण पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर पहुंचने में भारत सफल होगा। भारत हर क्षेत्र में स्वयं को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित कर रहा है। यह हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता और सामर्थ्य का प्रतीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने आज चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की।
इसरो के उन वैज्ञानिकों जिनकी अथक खोज ने आज भारत को पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह पर आगे बढ़ाया है, मेरी ओर से हार्दिक बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देशवासियों और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि गौरव के क्षण, बधाई हो भारत। इसरो की टीम को चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर बधाई। ये खास पल हमेशा याद रहेंगे। हर भारतीय आज बेहद गौरवान्वित है। भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का आज दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। आइए जानते हैं मिशन चंद्रयान 3 के बारे में। क्यों खास है ये मिशन और भारत को इससे क्या होगा हासिल। 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है, जो दुनिया के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मिशन के प्रमुख उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं को प्रदर्शित करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना शामिल है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उपलब्धि हासिल करना चाहेगा। चंद्रयान 3 23 या 24 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन की एक और खास बात है, चंद्रयान 3 ऐसा पहला स्पेस मिशन है जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, क्योंकि अब तक दुनिया के जितने भी देशों ने चांद पर अपने यान भेजे हैं, उनकी लैंडिंग उत्तरी ध्रुव पर हुई है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान में 3 मॉड्यूल हैं: लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 पेलोड हैं और 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड हैं। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। हालांकि इसमें ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर अभी भी अंतरिक्ष में काम कर रहा है। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इस बार लैंडर में कई बदलाव किए गए हैं और इस मिशन में कुछ तत्वों के विफल होने पर भी सफलतापूर्वक लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया गया है। लैंडर के पैरों को और अधिक मजबूत बनाया गया है। लैंडर में इस बार 5 की बजाय सिर्फ 4 इंजन होंगे, जो चंद्रयान को अधिक स्थिरता दे सकते हैं। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा, क्योंकि इस मिशन में चंद्रमा का विज्ञान के साथ साथ चंद्रमा से विज्ञान भी संबंधित है। लैंडर और रोवर पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों को चंद्रमा का विज्ञान विषय में रखा गया है, जबकि चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी का अध्ययन करने वाले प्रायोगिक उपकरण उतारे जाने वाले स्थान के आसपास के तत्वों की संरचना का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है। जुलाई 2019 में लॉन्च मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने का प्रयास करते समय हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ा था। हालांकि ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर बहुत स्वस्थ स्थिति में काम कर रहा है और इसने इसरो को बहुत सारा डेटा प्रदान किया है, जिससे चंद्रयान 3 मिशन में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले अक्टूबर 2008 में मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जिससे विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। चांद पर पहुंचने के लिए दुनिया के तमाम देशों के बीच जारी होड़ के नजरिए से भी चंद्रयान 3 मिशन को भारत के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऊंची उड़ान के मद्देनजर अब पूरा विश्व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्षमताओं को स्वीकार करने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च के बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि यह मिशन पूरे तरीके से स्वदेशी है और यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सफल कदम है। The entire mission is totally indigenous, living up to the mantra of Atmanirbhar Bharat, and in the years to come, I think this also reiterates India's role as a global player, not merely a global player, but as a leading global player
in the world arena in the years to come. G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक से पहले फाइनेंस ट्रैक के 8 वर्किंग ग्रुप की गतिविधियों पर अंतिम आउटकम रिपोर्ट तैयार करने के लिए FMCBG डेप्यूटीज की बैठक गांधीनगर में शुरू हो चुकी है। इस बैठक में भारत की G20 अध्यक्षता के फाइनेंस ट्रैक के 5 प्रमुख प्राथमिकताओं पर फोकस किया जा रहा है। गांधीनगर में हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्रा ने लिया जायजा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की तीसरी अहम बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो कि 17 और 18 जुलाई को होनी है। लेकिन उससे पहले डेप्यूटीज की बैठक शुरू हो चुकी है। डेप्यूटीज की बैठक में एक आउटकम डॉक्यूमेंट पर चर्चा की जानी है, जिसकी 5 प्रायोरिटीज हैं। पहली प्रायोरिटी है G20 प्रेसिडेंसी में जो भारत ने एक नया एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रिफॉर्म्स पर, उसकी रिपोर्ट रखी जानी है। दूसरी प्रायोरिटी है जो डेट में फंसे हुए देश हैं उसको बाहर निकालने के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाए। तीसरी प्रायोरिटी है क्रिप्टो एसेट्स को लेकर के क्या रेगुलेशन को लेकर के G20 के देश कुछ सहमति बना पाते हैं। चौथी सहमति है जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल कैसे प्रोडक्टिविटी गेन के लिए किया जाए। और पांचवी और अंतिम प्रायोरिटी जिस पर डेप्यूटीज बात कर रहे हैं वो है सिटीज ऑफ फ्यूचर को फाइनेंस करने का एक नया मैकेनिज्म तैयार करना। उम्मीद यह की जा रही है कि ये सारे के सारे आउटकम्स वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के सामने रखे जाएंगे और फाइनेंस ट्रैक में कुछ न कुछ ठोस जरूर निकल करके आएगा। कैमरामैन भीम सिंह के साथ अजय मिस्टर DD न्यूज गांधीनगर। वहीं कर्नाटक में विश्व धरोहर स्थल हम्पी में आयोजित तीसरी G20 शेरपा बैठक में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है और बैठक के इतर क्या कुछ खास कार्यक्रम है, इस पर विस्तार से जानकारी दी DD न्यूज संवाददाता आयशा खानम ने। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 समिट हम्पी में तीसरी शेरपा मीटिंग की मेहमान नवाजी चल रही है और ये G20 की शेरपा बैठक में जो खासकर इस शेरपा ट्रैक में कई मुद्दे हैं, जिस तरह से ग्रीन डेवलपमेंट की बात होती है, महिलाओं के नेतृत्व में जो पॉलिसीज बननी है उस पर जोर दिया जाता है, एजुकेशन है, शिक्षा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और ये तमाम चीजें हैं इस बैठक का हिस्सा रहेंगी। लेकिन इस G20 की बैठक में G20 की जो तीसरी शेरपा बैठक है इस दौरान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा जोर पर है, क्योंकि इस G20 के समूह में ऐसे कई देश हैं जो चाहते हैं कि वो भी अपने देशों में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाएं। जिस तरह से भारत ने कोविड के बाद देश में एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार किया है और दूसरे देश भी चाहते हैं कि इस तरह से यहाँ पर भी एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा तैयार किया जाए और इस बैठक में इस पर जोर दिया जा रहा है और इसको लेकर इसकी फाइनेंसिंग और इसकी आर्थिक तौर पर इसे किस तरह से और बढ़ावा दिया जाए, ये तमाम चीजें इस बैठक का हिस्सा हैं। और विश्व में दुनिया भर में जाने जाने वाले हम्पी के मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर डेलीगेट्स खुद एहसास करेंगे कि कैसे हम्पी शहर एक वक्त विकास की ओर बढ़ता हुआ शहर था और यहाँ पर भी विजयनगर साम्राज्य जो विशाल हिंदू साम्राज्य माना जाता था, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते थे। ये तमाम चीजें हम्पी के तमाम खंडरों में बयान होती हैं। तो यहाँ पर हम्पी में न केवल तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है बल्कि यहाँ संस्कृति और कला का एक नायाब नमूना भी इन डेलीगेट्स के सामने पेश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे दिल्ली डिक्लेरेशन का वक्त नजदीक आ रहा है, यानी सितंबर में दिल्ली में समिट होने वाली है G20 की, तो अब तमाम जो समिट्स हैं, जो मीटिंग्स हैं, यहाँ पर काफी गंभीर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि एक अहम ड्राफ्ट तैयार हो सके। और चौथी शेरपा बैठक जो है दिल्ली में होगी और इस बैठक में शेरपास के जो तमाम प्रायोरिटी एरियाज हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होगी और एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा ताकि शेरपास इस ड्राफ्ट को आगे रिकमेंड करेंगे और दिल्ली डिक्लेरेशन के लिए तैयारी होगी। कैमरामैन वासुकी के साथ आशा खानम, DD न्यूज हम्पी।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 2 दिवसीय अर्बन प्लानिंग बैठक के दूसरे दिन श्रीनगर, तमिलनाडु, केरल, गुजरात समेत देश के कोने कोने से आए शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों ने अपने शहर के विकास का मॉडल पेश किया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अगले 25 सालों में शहर की बढ़ती आबादी और उसके मुताबिक शहर की प्लानिंग पर जोर दिया गया। मंत्रालय की अपर सचिव डी तारा ने प्रधानमंत्री के गुजरात मॉडल की उस तस्वीर को भी पेश किया जिसमें शहरों के विकास ने देश की प्रगति में अपना योगदान दिया है। अपर सचिव ने राज्यों से आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय शहरों में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया है, लेकिन इसके लिए शहर को अपना मॉडल पेश करना होगा। पूरे इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से चल रहा है। ऐसा परिस्थिति होगी कि 80 से ज़्यादा लगभग 85 करोड़ हमारा अर्बन विस्तार में बसेंगे 2045 तक, क्योंकि हम जैसे अर्बन विस्तार का वर्णन करते हैं, कभी वो अर्बन हो जाता है उसके बाद भी वो सिटी लिमिट्स में नहीं आता है तो उसको भी अर्बन मानना तो पड़ेगा ही। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है अर्बन प्लानिंग को फोकस में लाओ। उनका जो गुजरात में मार्गदर्शन हेठળ जो गुजरात में टाउन प्लानिंग मास्टर प्लान हुआ है उससे काफ़ी कुछ सुधरा है। हर स्टेट अपना एक्टिविटीज़ प्रेजेंट कर रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। उसमें मुख्य बात ये है कि केंद्र सरकार ने 15,000 करोड़ अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म्स के लिए अनाउंस किया है। तो अगर आप अपना अर्बन प्लानिंग इकोसिस्टम में सुधार करोगे तो आपको ये पैसा मिलेगा। केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गुरुवार को जयपुर में अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के विकास की प्रगति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देश में अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान योजनाओं को समयबद्ध तरीके पर पूर्ण करने पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रिड व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्वीकृत, प्रस्तावित और चल रही परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने पर भी चर्चा की गई। बैठक में विद्युत मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष, पावर ग्रिड के सीएमडी, REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, PFC कंसल्टेंसी लिमिटेड, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि और ट्रांसमिशन डिवीजन के अधिकारी ने भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि पावर ट्रांसमिशन योजना को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और अपतटीय पवन उत्पादन जैसी उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिया कि ट्रांसमिशन योजना गतिशील और क्षेत्र की बदलती जरूरतों के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। उन्होंने संबंधित विभागों पर जोर दिया कि ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे का विकास उत्पादन से पहले होना चाहिए ताकि बिजली उत्पादन में कोई बाधा न हो। सरकार कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए नवीन उपाय अपना रही है। इस उद्देश्य के अनुरूप कोयला मंत्रालय 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र दोनों के लिए कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना पर विचार कर रहा है। कोयला लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए संस्थाओं का चयन प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा सरकार पात्र सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र को कोयला गैसीकरण परियोजनाएं प्रारंभ करने में सक्षम बनाने के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है। इसके अंतर्गत पहले खंड में सरकार सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों को सहायता प्रदान करेगी। दूसरे खंड में निजी क्षेत्र और सरकारी सार्वजनिक उपक्रम दोनों शामिल हैं। प्रत्येक परियोजना के लिए बजट आवंटन दिया गया है, जबकि तीसरे खंड में स्वदेशी प्रौद्योगिकी और छोटे पैमाने के उत्पाद आधारित गैसीकरण संयंत्रों का उपयोग करने वाली प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए बजटीय सहायता का प्रावधान शामिल है। उपयुक्त योजना के अलावा मंत्रालय वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद 10 वर्ष की अवधि के लिए गैसीकरण परियोजनाओं में उपयोग किए गए कोयले पर माल और सेवा कर यानी GST मुआवजा उपकर की प्रतिपूर्ति के लिए प्रोत्साहन पर भी विचार कर रहा है। इस प्रोत्साहन का उद्देश्य संस्थाओं की इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने में असमर्थता को दूर करना है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण हासिल करने का
लक्ष्य रखा है। ये कोयला गैसीकरण की क्षमता का उपयोग करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेलवे सुरक्षा बल ने भारतीय रेलवे में सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने और देश भर में रेलवे संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस साल जून में 1 महीने का देशव्यापी अभियान चलाया। इस दौरान आरपीएफ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की रेलवे संपत्ति के 90 रिसीवरों को पकड़ा और 5.7 लाख रुपए की चोरी की गई रेलवे संपत्ति की बरामदी के साथ 80 मामले दर्ज किए। इसके अलावा आरपीएफ ने 493 मामलों का पता लगाया और यात्रियों के सामान की चोरी, डकैती, महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेलवे टिकटों को अवैध बिक्री में शामिल 484 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल ने चल रहे विभिन्न मामलों से संबंधित केस संपत्तियों के त्वरित और उचित निपटान को प्राथमिकता दी। ये सुनिश्चित किया कि न्याय प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से प्रदान किया गया। 1 महीने की लंबी ड्राइव के दौरान संपत्ति के 426 मामलों का निस्तारण भी किया गया। और बीते कुछ दिनों में टमाटर की कीमतों में आए उछाल के बीच उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आज से राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF ने जनता को राहत पहुंचाने के लिए दिल्ली NCR में मोबाइल वैन के माध्यम से 90 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर टमाटर की बिक्री शुरू की है। हमारी संवाददाता भावना नैयर ने NCCF के चेयरमैन विशाल सिंह और अन्य गृहिणियों से खास बातचीत की। है जब जिसका अगर तड़का ना लगे किचन में तो स्वादिष्ट नहीं बनती और अगर सलाद ना कटे तो भोजन पूरा नहीं होता। पिछले कुछ दिनों से टमाटर के दाम लगातार 4 गुना बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राहत की बात आज आई है क्योंकि राजधानी दिल्ली के साथ साथ कई बड़े शहरों में टमाटर के दाम कम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF के चेयरमैन विशाल सिंह जी। जो राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ है, केंद्र सरकार ने आपको निर्देश दिए हैं कि टमाटर के दाम कम किए जाएं। किस तरीके से अब कितने रुपए किलो टमाटर बिक रहा है और किन बड़े शहरों में ये टमाटर अब कम दामों पर उपलब्ध होगा? हमारा ये प्रयास है कि हम दिल्ली और NCR के अंदर 90 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति किलो हम टमाटर बेचें और प्रति व्यक्ति हम 2 किलो से ऊपर हम टमाटर किसी को नहीं बेच रहे हैं ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा हो सके। यूपी और राजस्थान में हम शनिवार से हमारे सेंटर्स खुलने वाले हैं। हम शनिवार से शुरू करने का हमारा प्रयास है। राजस्थान के अंदर भी हम उनके मुख्य शहरों के अंदर हम शुरू करेंगे शनिवार से। आइए कुछ उपभोक्ताओं से भी बात करते हैं, कुछ गृहिणियों से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस था तो आज थोड़ा रिलीफ हो रहा है कि अगर यहाँ पे मिल रहा है 2 किलो भी मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, तो हम ले रहे हैं। 2 किलो ही इनफ है। जहाँ एक टमाटर डालने में प्रॉब्लम होती है आप थोड़ा डाल सकते हैं, तो सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हमारा जो ये फर्स्ट ट्रक लोड है 17,000 kg आज आया है, ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। हमारे ये उम्मीद था कि शाम तक हम करेंगे और जगह चले जाएंगे, लेकिन डिमांड इतना ज़्यादा था हम नहीं कर पाया। केंद्र सरकार से जो ये राहत मिली है, टमाटर के दाम अब कम होने की उम्मीद है कि उपभोक्ताओं की जेब पर अब कुछ राहत मिलेगी। कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ मैं भावना नैयर, DD न्यूज़ दिल्ली। सियासी उलटफेर के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा हो गया है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को वित्त मंत्रालय के साथ योजना विभाग मिला है। वहीं छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच वर्षा बंगले पर करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। इसमें विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। दरअसल शिवसेना और बीजेपी के कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना जताई जा रही थी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज ITO के नजदीक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना का बहाव बहुत तेज है, उसे रोकना जरूरी है। ये समय किसी को दोष देने या टिप्पणी करने का नहीं है। हमें एक साथ मिलकर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटना है।
केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आज लाल किला पहुंचकर यमुना में जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भी दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने एहतियात की जाने वाली कोई तैयारी समय रहते नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने दायित्वों को छोड़कर केवल और केवल केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगी है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से बात की हमारी संवाददाता संध्या शर्मा ने। यातायात प्रभावित है और लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल है, लेकिन यहाँ की सरकार कहाँ है? आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची हैं लाल किला। आज आपने दिल्ली की ताज़ा स्थितियों का जायजा लिया है, किस तरह के हालात अब भी बने हुए? यहाँ आके पता चला कि कल से जो पानी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। कल आधी बस पानी के नीचे थी, आज पूरी बस पानी के नीचे, और आप देख सकते हैं कि 10 फुट 12 फुट के आसपास तो पानी डेफिनेटली है यहाँ पर, जो कल 5-6 फुट था। तो स्थिति जो है वो गंभीर है, और सबसे ज़्यादा विषय वो ये है कि जिस सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं, ये वाला हिस्सा जो है दिल्ली के पुरातन इतिहास, जो कि ठीक मुगल कालीन से पुराना इतिहास, जिसमें पेंटेड ग्रेवेयर आदि जो है वो भी यहाँ पर है, वो सब पानी के नीचे डूबने का खतरा और तकलीफ़ें लोगों की बहुत बढ़ी हुई हैं। मतलब फ्लड को जो तकलीफ़ है, फ्लड को या बाढ़ को रोक पाना तो नहीं, मैं मानती कि ऐसा बहुत संभव है, लेकिन दुख लोगों के ज़रूर कम किए जा सकते हैं कि आप जो है लोगों की तकलीफ़ें कम करें और पहले से सूचना दें, और पहले सूचना के आधार पर उनको, चाहे आपको स्कूलों में हाउस करना है, क्योंकि शिक्षा विभाग आपका है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फ्लड कंट्रोल विभाग, यानी बाढ़ की रोकथाम के लिए यूजुअली उसकी मीटिंग्स होती थी, और मैंने उसकी मीटिंग्स पूर्व में अटेंड की हैं। राजनीति से ऊपर हटके ये सोचकर कि दिल्ली है और दिल्ली की तकलीफ़ें साझी तकलीफ़ें, जो कुछ भी हो पाए मीटिंग में जाकर ये बात करना कि भाई आप डीसिल्टिंग करें, आप नालियाँ साफ़ करें, प्लास्टिक वेस्ट को हटाएं, नालियों के मुंह खुले रखें, जो कूड़ा कबाड़ा है उसका सही निस्तारण करें ताकि वो पानी के साथ नालियों में ना बह पाए, यमुना और नालों की ड्रेजिंग करें ताकि उसका जो कूड़ा है, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए पानी को एब्जॉर्ब करने की। ये सब यूजुअली काम होता था। इस बार की कोई हमें सूचना नहीं थी कि इस बार कोई ऐसी मीटिंग हुई है, और उसका जो बजट है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मेरी को ऐसा किसी ने सूचना दिया है कि वहाँ पर जो इनके MLAs के बोर्ड्स लगे हुए हैं, ग्रेटर कैलाश आदि ऐसी तमाम जगहों पर, वो सब बोर्ड जो है उसका खर्चा फ्लड डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हुआ है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास कोई विभागीय ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वो फ्लड कंट्रोल के अलावा जो विधायक हैं उनके बोर्ड्स के ऊपर पैसा खर्चे। तो जो दिल्ली का पैसा खर्च होना चाहिए नालियों को सफाई करने में, सफाई कर्मियों को पैसा देने में, वो इनके बोर्ड लगने में, जैसे बाकी जगहों पर ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को सेवा के लिए भेजा, तो चाहे वो कोविड का समय था, चाहे वो बाढ़ का समय है, ये काम गृह मंत्रालय करेगी, वो काम हरियाणा सरकार करेगी, वो गड़बड़ हिमाचल से हो रही है, पंजाब को कुछ काम नहीं करना और दिल्ली को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, ऐसा जो मानसिकता है हम उसके खिलाफ हैं। और यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से आई बाढ़ ने दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है, सड़कें भी कई इलाकों में पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। बाढ़ का पानी ITO रेड लाइट तक पहुंच गया है और सड़क पर जलभराव की स्थिति हो गई है। ऐसे में यहां ट्रैफिक भी प्रभावित रहा। सुबह से ही यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता संध्या शर्मा ने। मेट्रो की रफ्तार से दौड़ने वाली दिल्ली आप देख सकते हैं किस तरह से थम सी गई है, रेंग रही है और धीमी धीमी रफ्तार से चल रही है। इस समय हम मौजूद हैं ITO पर, जो कि सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है, लेकिन
यमुना से आने वाला पानी यहाँ पर भी पहुँच चुका है, सड़कों पर पानी आ चुका है, सभी जो यहाँ पर सरकारी दफ्तर हैं वहाँ पर पानी घुस चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेट्रो की जो ये सीढ़ियां हैं, जो ब्रिज क्रॉस करने का जो रास्ता है, वो भी पानी की चपेट में आ चुका है। बाढ़ग्रस्त इलाका इसको कह सकते हैं। आप देख सकते हैं वाहनों की जो आवाजाही है वो कितनी धीमी हो चुकी है। जो लोग हिम्मत करके इस पानी में अपने दफ्तर तक, अपने गंतव्य तक जाने के लिए निकले थे, पहुंचने के लिए निकले थे, उन्होंने इस रास्ते का सहारा तो लिया, लेकिन कहीं उनका वाहन बंद हो गया तो उन्हें कहीं इस बाढ़ के गंदे पानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस मार्ग से केवल बसों की आवाजाही को यातायात विभाग ने चालू रखा था, क्योंकि ये मार्ग अब टू व्हीलर या पैदल जाने वाले लोगों के लिए किसी भी रूप से ठीक नहीं है। यहाँ पर जो भी आएगा वो कहीं ना कहीं इस गंदे पानी की चपेट में आ जाएगा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों की आवाजाही जो है, ये देखिए, हम बात करते हैं इनसे, कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह का मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा? ऑफिस बंद है मैडम, घर वापसी। तो घर वापसी करना पड़ रही है क्योंकि गाड़ी बंद हो गई है, ऑफिस बंद हो गए हैं, कैसे जाया जाए, ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी लोग आप देख सकते हैं, जो लोग इस पानी में निकले उन लोगों के वाहन बंद हो गए। हालांकि लोग जो हैं वो आप देख सकते हैं कि बसों के माध्यम से ज़रूर सफ़र कर रहे हैं, लोग बसों के माध्यम से ज़रूर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना के बाढ़ का जो पानी है वो भले ही कम हुआ हो, रफ्ता रफ्ता कम हो रहा है, लेकिन वो जो पानी है वो सड़कों पर आ चुका है, बाढ़ का रूप ले चुका है। और आप देख सकते हैं कि जब आवाजाही होती है तो किस तरह से ये पानी का जो वेग है वो आता है और लोगों को हिचकोले खाने पर मजबूर कर देता है। तो कुल मिलाकर दौड़ती भागती मेट्रो की रफ्तार से चलने वाली ये दिल्ली कहीं ना कहीं थम गई है। जिम्मेदारों ने जिस तरह से फैसला लेने में देरी की, जिस तरह से निर्णय वो नहीं ले पाए, जिस तरह से बाढ़ का अंदाज़ा वो नहीं लगा पाए, उसकी वजह से इस भागती दौड़ती दिल्ली के आम लोगों को परेशानियों का दिल्ली बेहाल है। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वाधान में राजस्थान विधानसभा के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, प्रतिपक्ष नेता श्री राजेंद्र सिंह राठौर जी, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा के सचिव श्री संयम लोढ़ा जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ आने से पहले सीकर स्थित श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने सभी देशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। भारतीय राजनीति के दिग्गज और राजस्थान की इस पवित्र धरती के सुपुत्र श्री भैरव सिंह शेखावत जी के जन्म शताब्दी समारोह से संबंध इस कार्यक्रम में के आयोजन के लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा द्वारा विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के इस मंच का सदुपयोग किया गया है तथा भारतीय जनजीवन को प्रभावित करने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों के व्याख्यान संपन्न कराया गया है। देवियों और स्वजनों, आज मैंने राजस्थान विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। आप में से बहुत से लोग वहाँ भी उपस्थित थे। लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में राजस्थान विधानमंडल के प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की भूमिका के संदर्भ में राजस्थान के राज प्रमुख सबाई श्री मान सिंह, राज्यपाल सरदार श्री गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, श्री रघुकुल तिलक, श्री
बलिराम भगत, श्री कल्याण सिंह तथा वर्तमान राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी तक अनेक दूरदर्शी महानुभावों का मार्गदर्शन राजस्थान की विधानसभा को मिलता रहा है। मैं महिला राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी, श्रीमती शोभा राव तथा श्रीमती मार्गारेट आलोआ का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ। उन जैसे महिलाओं ने देश की महिलाओं में प्रेरणा का संचार किया है। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी मेरे लिए प्रोत्साहन का स्रोत रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने वाली लोकप्रिय जनसेवकों की परंपरा में श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्री हरिदेव जोशी, श्री भैरव सिंह शेखावत, श्री शिवचरण माथुर, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी तथा श्रीमती वसुंधरा राजे शामिल है। श्री रामनिवास मिर्धा, श्री लक्ष्मण सिंह, श्री पूनम चंद बिश्नोई, श्री परशुराम मदरेणा, श्रीमती सुमित्रा सिंह तथा वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी जैसे अध्यक्षों ने राजस्थान विधानसभा का कुशल संचालन किया है। राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों तथा अध्यक्षों की प्रभावशाली सूचियों में से मैं कुछ नामों का ही उल्लेख कर पाई हूँ। देवियों और स्वजनों, राजस्थान की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजस्थान में ये राजनीति में श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने अपने विशाल व्यक्तित्व के अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने राजस्थान के विकास और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने में अत्यंत प्रभावशाली योगदान दिया है। एक साधारण परिवेश में जन्मे श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने कड़ी मेहनत, संघर्ष तथा जनसभा के दृढ़ संकल्प के साथ देश के सबसे लोकप्रिय जनसेवकों में अपना स्थान बनाया है। राजनीति में उनका अद्भुत दौर राजस्थान में होने वाले बदलावों के समानांतर आगे बढ़ा। उन्होंने राज्य और देश की नियति को स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान के विकास और यहाँ के लोगों के कल्याण हेतु अनेक योजनाओं की परिकल्पना की थी तथा उन्हें कार्य रूप में दिया था। देश के उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने भारतीय संसद की उच्च परंपराओं का निर्वहन किया तथा उन्हें और अधिक समृद्ध बनाया। श्री भैरव सिंह शेखावत जी की प्रतिष्ठा दलगत मतभेदों से बहुत ऊपर थी तथा सभी राजनीतिक दलों के नेता उनका आदर करते थे। उनके आदर्श हमारे देश के सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। श्री भैरव सिंह शेखावत जी की लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था थी। वे संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप शासन और सेवा में विश्वास रखते थे। श्री शेखावत एक दूरदर्शी जननेता थे। उन्हें हमारे देश के सामने आने वाली चुनौतियों और आवश्यक समाधानों की गहरी समझ थी। वे जनसामान्य की जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। देवियों और स्वजनों, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था निरंतर मजबूत होते जा रही है। विश्व में सबसे अधिक विविधताओं का सफलतापूर्वक समावेश करते हुए लोकतांत्रिक पद्धतियों के साथ हमारे देश की विकास यात्रा आगे बढ़ती रही है। लोकतंत्र पर हमारी आस्था बहुत गहरी है। आज़ादी के बाद के 75 वर्ष दौरान हमारे देश ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाए रखा है। हमारे लोकतंत्र की जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है हमारे देश में होने वाले आम चुनाव। वर्ष 2019 के आम चुनाव में 91 करोड़ मतदाताओं के लिए मतदान की व्यवस्था की गई थी।
61 करोड़ 30 लाख मतदाताओं ने 17वें लोकसभा चुनाव में मतदान करके एक नया कीर्तिमान बनाया और महिलाओं ने पुरुषों के लगभग बराबर मतदान किया। आज दुनिया के अन्य देश भारत की चुनावी प्रणाली से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के सभी लोगों, विशेष रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के लोगों तथा महिलाओं को विशेष रूप से प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में बुनियादी भूमिका निभा रही है। आज देश में 2,75,000 से अधिक स्थानीय ग्रामीण निकायों के 31.5 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि में से 46% महिला प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये विश्व के लिए अनुकरणीय है। पहली बार महिला सांसदों की संख्या 100 से ऊपर हो गई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संस्था में और वृद्धि होगी, ये संख्या और भी अधिक होगी। भारतीय लोकतंत्र की सफलता में राजस्थान के निवासियों की और जनप्रतिनिधियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए मैं राजस्थान के सभी लोगों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करती हूँ। इस राज्य के परिश्रमी और उद्यमी लोगों ने प्रतिकूल प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद अपनी विकास यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोग संसदीय लोकतंत्र के मूल्यों को मजबूत बनाएंगे तथा राज्य और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते रहेंगे। ये श्री भैरव सिंह शेखावत जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रही थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। यह पहली विश्व की स्किल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती हैं। विश्वविद्यालय का फोकस उनके अपने रोजगार को शुरू करने पर भी है। संस्कृत तो वैसे भी साइंटिफिक लैंग्वेज है। अगर कोई संस्कृत सीखेगा तो उसकी जो मेंटल न्यूरोनल क्लस्टर्स हैं वो इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं, जो साइंस कहता है, जो रिसर्च कहता है कि वो बहुत सारी चीजों में अडेप्टेबल हो जाता है। वार्तावली कार्यक्रमेण भाषायाः रक्षा भवति, संस्कृतेः अपि रक्षा भवति।
नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। ये स्पेशल बुलेटिन दिल्ली और एनसीआर में बाढ़ के हालात पर है। यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी ने दिल्ली वालों की मुश्किलों को तो बढ़ा दिया है। भले ही जलस्तर अब थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन संकट अभी भी बरकरार है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का उफान बरकरार है। यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल सभी के मन में जरूर उठ रहा है कि दिल्ली से ही सटे नोएडा और गाजियाबाद में दिल्ली की तरह हालात खराब क्यों नहीं हुए। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे कि एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा था। केजरीवाल आ भी गए एमसीडी में, लेकिन आकर किया क्या। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे और इसी की पड़ताल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कुछ रिपोर्ट। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज आईटीओ के नजदीक बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यमुना का बहाव बहुत तेज है, उसे रोकना जरूरी है। ये समय किसी को दोष देने या टिप्पणी करने का समय नहीं है। हमें एक साथ मिलकर बाढ़ जैसी स्थिति से निपटना है। और वहीं केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी आज लाल किला पहुंचकर यमुना में जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हुए इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए भी दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों ने एहतियात की जाने वाली कोई तैयारी समय रहते हुए नहीं की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अपने दायित्वों को छोड़कर केवल और केवल केंद्र सरकार पर निशाना साधने में लगी हुई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री से बात की हमारी संवाददाता संध्या शर्मा ने। यातायात प्रभावित है और लोगों का सड़कों पर निकलना मुहाल है, लेकिन यहाँ की सरकार कहाँ है। आज स्थितियों का जायजा लेने के लिए विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी पहुंची हैं लाल किला। आज आपने दिल्ली की ताज़ा स्थितियों का जायजा लिया है, किस तरह के हालात अब भी बने हुए। यहाँ आके पता चला कि कल से जो पानी का लेवल है वो बढ़ा हुआ है। कल आधी बस पानी के नीचे थी, आज पूरी बस पानी के नीचे। और आप देख सकते हैं कि 10 फुट 12 फुट के आसपास तो पानी डेफिनेटली है यहाँ पर, जो कल 5-6 फुट था। तो स्थिति जो है वो गंभीर है। और सबसे ज़्यादा दुखद विषय है वो ये है कि जिस सलीमगढ़ फोर्ट के अंदर हम इस वक्त खड़े हैं, ये वाला हिस्सा जो है दिल्ली के पुरातन इतिहास, जो कि ठीक मुग़ल कालीन से पुराना इतिहास, जिसमें पेंटेड ग्रेवेयर आदि जो है वो भी यहाँ पर है, वो सब पानी के नीचे डूबने का खतरा और तकलीफ़ें लोगों की बहुत बढ़ी हुई हैं। मतलब फ्लड को जो तकलीफ़ है, फ्लड को या बाढ़ को रोक पाना तो नहीं मैं मानती कि ऐसा बहुत संभव है, लेकिन दुख लोगों के ज़रूर कम किए जा सकते हैं कि आप जो है लोगों की तकलीफ़ें कम करें और पहले से सूचना दें। और पहले सूचना के आधार पर उनको, चाहे आपको स्कूलों में हाउस करना है, क्योंकि शिक्षा विभाग आपका है, एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है फ्लड कंट्रोल विभाग, यानी बाढ़ की रोकथाम के लिए यूजुअली उसकी मीटिंग्स होती थी और मैंने उसकी मीटिंग्स पूर्व में अटेंड की हैं। राजनीति से ऊपर हटके ये सोचकर कि दिल्ली है और दिल्ली की तकलीफ़ें साझी तकलीफ़ें, जो कुछ भी हो पाए मीटिंग में जाकर ये बात करना कि भाई आप डीसिल्टिंग करें, आप नालियाँ साफ़ करें, प्लास्टिक वेस्ट को हटाएं, नालियों के मुंह खुले रखें, जो कूड़ा कबाड़ा है उसका सही निस्तारण करें ताकि वो पानी के साथ नालियों में ना बह पाए। यमुना और नालों की ड्रेजिंग करें ताकि उसका जो कूड़ा है, ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए पानी को एब्जॉर्ब करने की। ये सब यूजुअली काम होता था। इस बार की कोई हमें सूचना नहीं थी कि इस बार कोई ऐसी मीटिंग हुई है, और उसका जो बजट है उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि मेरी को ऐसा किसी ने सूचना दिया है कि वहाँ पर जो इनके एमएलएस के बोर्ड्स लगे हुए हैं, ग्रेटर कैलाश आदि ऐसी तमाम जगहों पर, वो सब बोर्ड जो है उसका खर्चा फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हुआ है। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के पास कोई विभागीय ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वो फ्लड कंट्रोल के अलावा जो विधायक हैं उनके बोर्ड्स के ऊपर पैसा खर्चे। तो जो दिल्ली का पैसा खर्च होना चाहिए नालियों को सफाई करने में, सफाई कर्मियों को पैसा देने में, वो इनके बोर्ड लगने में, जैसे बाकी जगहों पर ये एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो बड़ी
तकलीफ होती है जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं कि दिल्ली की जनता ने जिन लोगों को सेवा के लिए भेजा, तो चाहे वो कोविड का समय था, चाहे वो बाढ़ का समय है, ये काम गृह मंत्रालय करेगा, वो काम हरियाणा सरकार करेगी, वो गड़बड़ हिमाचल से हो रही है, पंजाब को कुछ काम नहीं करना और दिल्ली को तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना, ऐसा जो मानसिकता है हम उसके खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये नाकामी का आरोप लगा रही है और दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए उनसे कई सवाल किए और कहा कि पिछले 9 साल में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति की गई और बुनियादी ढांचे पर कोई काम ही नहीं किया गया है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बेनकाब हो गए हैं कि उन्होंने 9 साल में दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया। सिंपल एक सवाल है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बाहर आए और बताएं कि पिछले 9 साल में कितना पैसा आर्ट पे खर्च किया गया और कितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया। ये आप आके दिल्ली की जनता को बताइए। हमारा फर्ज है लोगों की सेवा करना, लोगों को बचाना और वो हम बचाते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँ कि आज दिल्ली की जनता के पास सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो जब पोल्यूशन की बारी आती है, चाहे अब मानसून की बारी आती है। सच्चाई ये है कि अब उनको दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में बाढ़ का पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बाढ़ का पानी घुस गया है। कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, जहां से कई राज्यों के लिए बसें मिलती हैं, आवागमन होती है, एक प्रमुख केंद्र है यातायात का, और वहां पर जो है फिलहाल ये आवागमन रोक दिया गया है। इसीलिए आपको दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल पूरा भरा हुआ है, गाड़ियाँ नहीं आ जा सकती हैं। अंतर्राज्यीय बसों को भी जहाँ तहाँ रोक दिया गया है और उनका परिचालन फिलहाल रोक दिया गया है। तो ये अंतर्राज्यीय बस अड्डे की ये हालत है। उधर गाजियाबाद जिले में बाढ़ की संभावना को देखते हुए बाढ़ चौकियों को एक्टिव कर दिया गया है। गाजियाबाद जिले के डीएम राकेश सिंह ने कहा कि हिंडन और यमुना में प्रभावित गांवों में लेखपालों को तैनात कर दिया गया। अगर यमुना में और पानी छोड़ा गया तो हालात प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांवों में स्थिति बिगड़ सकती है। यमुना की सहायक नदी हिंडन में भी वहां का पानी आ सकता है। हालांकि जिला प्रशासन के रिकॉर्ड के अनुसार 1978 के बाद से कभी भी हिंडन में बाढ़ नहीं आई है और अभी भी हिंडन में 72 क्यूसेक पानी है, जो सामान्य से करीब 22 क्यूसेक ज्यादा है। अब हमारे साथ रहे हैं और मैं अभी बंदे पे ही गया था जहाँ पे बंदा टूटा हुआ, उसकी रिपेयरिंग का काम अभी स्टार्ट हो गया है और मुझे उम्मीद है कि वो जो है कल तक उसको ज़रूर रिपेयर कर लेंगे। साथ ही अगर आप देख रहे होंगे तो पानी का जलस्तर भी काफ़ी कम हुआ है। कहीं कहीं पे जो हम जहाँ पे बंदा टूटा हुआ था वहाँ पे जब हम देखते हैं तो लगभग 1 मीटर नीचे हुआ है पानी का जलस्तर। इससे हमारा जो पानी का फ्लो जो हमारे ग्रामीण आबादी की तरफ आ रहा था वो काफ़ी कम हुआ है। फिर भी जो है हमारा जो निचला इलाका है, ख़ासतौर से ट्रॉनिका सिटी है, अलीपुर गाँव के आसपास का इलाका और जो हमारा नवादा गांव है, उसके आसपास के एरिया में जल भराव की स्थिति बन गई है, उसको हम लोग देख रहे हैं। और अब हम जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपने 3 संवाददाताओं से। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो दिल्ली के मयूर विहार से जुड़ चुके हैं, साथ ही